हेलो, नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग देखेंगे डीएलएड से संबंधित महत्वपूर्ण 75 प्रश्न। जी हाँ, प्रधान शिक्षक टेस्ट सीरीज आपका डेली 9 बजे से होती है और आज जो हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर आपका 68 देखेंगे और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आज देखेंगे 75 डीएलएड का, और उसको हर एक प्रश्नों का यहाँ पर हम लोग विस्तार पूर्वक से समझते हुए भी चलेंगे। ठीक है, चलिए सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जितने लोग अभी पहुँच चुके हैं, और सभी लोग जुड़ जाइए। फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। डेली जो आपकी क्लास होती है दोस्तों रात में 9 बजे से होती है और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर का ग्रुप है ना। व्हाट्सएप जो नंबर दिख रहा है इसकी आपका एक ग्रुप है, तो आप ग्रुप में अगर नहीं जुड़े हैं तो ग्रुप में जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको सभी चीज़ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसका पीडीएफ है, नोट्स है, वीडियो है, शुरू से अंत तक जितना भी है आप यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, तो ये जो नंबर दिख रहा है इस पर आपको सिर्फ एक बार 351 रुपये का आपको पेमेंट करना होगा। उसके बाद जब तक आपकी एग्ज़ाम न हो जाए तब तक आपको सारे मटेरियल मिलते रहेंगे, जितने भी पीडीएफ हैं, नोट्स हैं, वीडियो हैं, सब चीज़ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलता रहेगा। ठीक है, तो इस नंबर पे आपको पेमेंट करना है फ़ोनपे के माध्यम से या गूगल पे या फिर पेटीएम या फिर अमेजन पे भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और हमारे इसी नंबर पर आप भेज दीजिएगा, फिर आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आप देखिए किसी दूसरे नंबर से भी पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और जो भी आपका व्हाट्सएप नंबर है उससे हमको स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको वहाँ पर जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आज का देखते हैं हम लोग क्लास। और देखिए ये जो आपका है टेलीग्राम ग्रुप है कैरियर परिवार, तो टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर भी मैं क्वेश्चन डालते रहता हूँ, यहाँ पर भी आपको रिवीजन होते रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है कैरियर परिवार, आप सर्च कीजिएगा तो मेरा ग्रुप आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या भाषा दोष नहीं है। जी हाँ, बच्चों के भाषा दोष कौन सा यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन है कि ध्वनि में अशुद्ध उच्चारण होना। नहीं पूछा गया है तो अशुद्ध उच्चारण होना ये तो भाषा दोष है ना। ध्वनि का अत्यंत तीव्र होना ये भी भाषा दोष के अंतर्गत आता है। ध्वनि के प्रतिस्थापन का न होना या ध्वनि में पुनरावृत्ति होना ये भी आपको भाषा दोष के अंतर्गत आता है। तो ए आपका नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, सी नंबर आपका ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। ठीक है, यानी कि बालक अपने स्वर यंत्रों का नियंत्रण नहीं रख पाता है तो इससे भाषा संबंधी विकार उत्पन्न हो जाती है। भाषा दोष के अंतर्गत ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्टता, उच्चारण, हकलाना, तीव्र और स्पष्ट वाणी, ये सभी चीज़ आता है आपको भाषा दोष के अंतर्गत। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी हो जाएगा, यानी कि प्रतिस्थापन का न होना ये आपको भाषा दोष के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग आ चुके हैं तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे क्लास आपका जारी रहेगा। प्रश्न कह रहा है कि क्रिस्टलाइज्ड किससे संबंधित है दोस्तों, बताइए कि क्रिस्टलाइज जो है ये किससे संबंधित है। तो ऑप्शन है कि मानसिक विकार को समझने की एक सामान्य योग्यता है, या फिर व्यवहार संबंधी विकारों को दूर करने से संबंधित एक सामान्य योग्यता है, या अनुभव, अधिगम तथा वातावरण संबंधी कारकों पर आधारित एक सामान्य योग्यता है, या पठन विकार पर आधारित एक सामान्य योग्यता है। तो क्रिस्टलाइज का आखिर है क्या, तो क्रिस्टलाइज जो होता है ना आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि अनुभव, अधिगम अथवा वातावरण संबंधी कारकों पर आधारित एक सामान्य योग्यता है क्रिस्टलाइज। देखिए इसी को कहा जाता है तरल तथा ठोस सिद्धांत। इसी को क्या कहते हैं, तरल तथा ठोस सिद्धांत। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि तरल तथा ठोस सिद्धांत किसने दिया है, तो याद रखिएगा कैटल महोदय ने। मैं बहुत बार इसके बारे में बता चुका हूँ। तो तरल एवं ठोस सिद्धांत जो दिया गया है वो कैटल महोदय के द्वारा दिया गया है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अगला सवाल है कि एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है। जी हाँ, एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन कह रहा है कि भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग तरीके से क्यों होता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण जो है वो इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हो सकता है। जी हाँ,
तो सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है वो हो जाएगा आपका कि शिक्षार्थियों की बुद्धि में अंतर। इसका जो मेन कारण है कि जो सभी विद्यार्थी हैं उसके जो शिक्षार्थी हैं उसके बुद्धि में क्या होता है, सभी बच्चे जो होते हैं अलग प्रकार के होते हैं, यानी कि प्रत्येक शिक्षार्थी जो होते हैं, विद्यार्थी जो होते हैं, वो बुद्धि क्षमता में क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं। और कक्षा शिक्षण के अंतर्गत ऐसा देखा जाता है कि एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन अलग अलग होता है, अतः प्रत्येक शिक्षार्थी की अलग अलग होती है। तो आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर नंबर ए। प्रमुख कारण आपका यही है। ठीक है, चलिए समझ गए। अब चलते हैं हम अगला सवाल, आपका प्रश्न नंबर 80 कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता है। बताइए, बाल केंद्रित शिक्षा के द्वारा क्या संभव नहीं हो सकता है, ये पूछा गया है ना। तो नहीं पूछा गया है, सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या नहीं होगा, तो जो नहीं होगा दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना। ठीक है, तो ये संभव नहीं हो सकता है। कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ होता है बालकों के व्यवहार एवं उनकी रुचियों को ध्यान में रखकर शिक्षा की व्यवस्था करना, और इसके अनुसार बाल मनोविज्ञान की सहायता से बालकों के पाठ्यक्रम में सुधार, अध्यापक द्वारा बालकों पर ध्यान देना तथा प्रत्येक बालक की आवश्यकताओं को समझना, ये सभी चीज इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर है 81। प्रश्न कह रहा है कि अधिगम पर व्यक्ति तथा वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव किस अवस्था तक पड़ता है। जी हाँ, अधिगम पर कह रहा है व्यक्ति तथा वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव जो है वो किस अवस्था तक पड़ता है। और अवस्था दिया गया है पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर संपूर्ण जीवन। देखिए 81 जो है ना, अधिगम का मतलब क्या होता है आपको पता होगा। अधिगम का अर्थ ही होता है आपको सीखना। अधिगम का अर्थ क्या होता है, सीखना, यानी कि जो अधिगम होता है ये पूरे जीवन पर्यंत चलते रहता है, यानी कि संपूर्ण जीवन मनुष्य कुछ न कुछ सीखते रहता है। ठीक है, सीखने की जो प्रक्रिया है वो जीवन पर्यंत चलते रहती है, जो बाल्यावस्था से प्रारंभ होकर के अंतिम अवस्था तक ये चलती रहती है। यानी कि अधिगम पर वैयक्तिक तथा वातावरण संबंधी कारकों का प्रभाव संपूर्ण जीवन तक पड़ते रहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 82 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि लैंगिक भेदभाव के कारण छात्राओं की मनोदशा पर पड़ने वाला प्रभाव कौन सा है। जी हाँ, लैंगिक भेदभाव यानी कि जो लड़के और लड़कियों के बीच जो भेदभाव होता है उससे छात्राओं के कुछ मनोदशा पर बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। उसका क्या प्रभाव पड़ता है ये पूछा गया है। तो वो जो है दोस्तों, उसका मन जो है वो स्कूल जाने के लिए नहीं करता है ना। बहुत जगह ऐसा देखा जाता है। आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर ए नंबर, यानी कि लैंगिक भेदभाव एक प्रकार की सामाजिक बुराई है। ठीक है, और लैंगिक भेदभाव का अर्थ होता है कि लिंग के आधार पर लड़के और लड़कियों में अंतर करना, और इसके कारण छात्राओं की जो मनोदशा पर है वो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसे कि विद्यालय स्तर पर छात्रों एवं शिक्षकों के द्वारा छात्राओं के प्रति भेदभाव अपनाया जाता है। इससे छात्राओं का मनोबल क्या होता है, टूटने लगता है और उसे विद्यालय जाने का मन नहीं करता है तथा पढ़ाई के प्रति उसकी रुचि भी कम होने लगती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए हो जाएगा। और ये बहुत ही गलत काम बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए, है ना। किसी के लैंगिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि मानसिक रूप से पिछड़े बालक की समस्या नहीं है। बताइए कौन सी समस्या नहीं है मानसिक रूप से पिछड़े बालक की, तो क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन कह रहा है कि असफलता का भय न होना, धीमी गति से सीखना, आत्मविश्वास में कमी या सीमित संप्रेषण। तो मानसिक रूप से पिछड़े बालक की समस्या कौन सी नहीं है, तो 83 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, यानी कि असफलता का भय न होना, यानी कि आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 84 नंबर। देखिए मानसिक रूप से जो पिछड़े बालक होते हैं वो सामान्य बालकों की अपेक्षा क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं, और इनकी कई समस्याएं होती है, जैसे कि बुद्धि लब्धि कमज़ोर होता है मानसिक रूप से पिछड़े बालक का। ठीक है, आत्मविश्वास में कमी होता है, सीमित बातचीत वो करते हैं, है ना। असफल होने पर भयग्रस्त होना, ठीक है, तत्काल परिणामों एवं पुरस्कारों की अपेक्षा रखना, एकाग्रता की कमी होती है उसमें, पाठ्यक्रम को अधिक समय तक याद नहीं रख पाते हैं, धीमी गति से वो सीखते हैं। ये सभी चीज़ पाया जाता है आपको किसमें, तो जो बच्चे होते हैं मानसिक रूप से पिछड़े बालक होते हैं। ठीक है, तो 83 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए।
अगला प्रश्न है आपका 84 नंबर, कह रहा है कि अपनी कक्षा को एक बच्चा किसी समस्या को समझाने का प्रयास कर रहा है। जी हाँ, अपनी कक्षा का एक जो बच्चा है वो किसी समस्या को समझाने का प्रयास कर रहा है। आप उस बच्चे के विषय में क्या कहेंगे, बताइए। तो आप, अगर वो बच्चा जो है किसी समस्या को समझाने का प्रयास कर रहा है, इसका मतलब है कि वो किस प्रकार का बच्चा है। इसका मतलब है कि वो वैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है उस बच्चे में, है ना। यानी यदि कोई बच्चा किसी समस्या को समझाने का प्रयास करता है तो इसका अर्थ ये है कि उसके अंदर सोच के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण उभर रहा है, अर्थात समस्या को समझने, उससे संबंधित सूचना ग्रहण करने तथा समस्या को निपटाना, समस्या समाधान के प्रति इस तरह का दृष्टिकोण जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि आप अपनी कक्षा में अधिगम की गति तेज कर सकते हैं। जी हाँ, आप एक टीचर हैं और अपनी कक्षा में अधिगम की गति को तेज कर सकते हैं। कैसे तेज करेंगे तो बताइए। 85 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें शिक्षार्थी न एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस क्रिया को सुगम बनाए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, यानी कि शिक्षकों को शिक्षण के दौरान कक्षा में अधिगम की गति को तेज करने के लिए विषय वस्तु से संबंधित वास्तविक दुनिया से उदाहरण लाने चाहिए और जिससे शिक्षार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया कर सके तथा शिक्षक इस प्रक्रिया को सरल बनाने में उसकी मदद कर सके। और विषय वस्तु आधारित पढ़ाई अर्थात शिक्षण सामग्री का अधिक उपयोग, व्याख्यान पर बल देना, आवधिक परीक्षाओं का आयोजन करना, ये सभी चीज़ करने से क्या होता है कि अधिगम क्या हो जाता है तो तेज हो जाता है। यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि बालक की रुचि विद्यालय में बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। जी हाँ, बालक का जो रुचि है उसको विद्यालय में बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या काम करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए बताइए। यानी कि बालक की रुचि विद्यालय में बढ़ाने के लिए विद्यालय का वातावरण जो है ना बालकों के अनुकूल होना चाहिए। सबसे पहले यही होना चाहिए, बालक का जो रुचि है, ठीक है, बालक के अनुसार वातावरण होना चाहिए, है ना, बालकों के अनुकूल होना चाहिए, अर्थात खेल की व्यवस्था करनी चाहिए, है ना। बालक को खेलने का बहुत ज़्यादा शौक होता है बच्चे लोग को, है ना। पढ़ाने की सरल विधि होनी चाहिए, ठीक है। विद्यालय द्वारा बनाए गए नियम क्या होना चाहिए, सरल होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ से होगा क्या, बच्चे थोड़ा आकर्षित होंगे और वो स्कूल जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए हो जाएगा, यानी कि विद्यालय का जो वातावरण है वो बालक के अनुकूल किया जाना चाहिए। अगला सवाल है आपका 87 नंबर, प्रश्न कह रहा है कि प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की व्यवस्था कहा जाता है। जी हाँ, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की व्यवस्था किस उम्र को कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, है ना। देखिए, बाल्यावस्था में बच्चे जो होते हैं वो विद्यालय जाना प्रारंभ कर देते हैं और अब उनका सामाजिक दायरा क्या हो गया है, बहुत विस्तृत हो गया है। अब वो बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, पहले सिर्फ घर में थे, आस पड़ोस में थे, अब उनका क्या हो गया है, विद्यालय से धीरे धीरे दोस्ती होगा, बढ़ेगा, है ना। यानी कि उनका सामाजिक दायरा क्या हो गया है, वो बढ़ गया है। और इस अवस्था में बालकों में सामाजिक चेतना का विकास होता है तथा दूसरे के साथ समायोजन के लिए आवश्यक सामाजिक गुण भी उसमें पनपने लगता है धीरे धीरे करके, है ना, एक दूसरे से दोस्ती करना, है ना। और इस आयु में बालक और बालिकाओं में एक दूसरे से अलग रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है और इसीलिए इस अवस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण अवस्था कहते हैं। यानी कि आंसर हो जाएगा दोस्तों बाल्यावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था में ही बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं। अगला सवाल है कि पियाजे के अनुसार, जी हाँ, आ गए पियाजे महोदय, तो पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें विभेद करने लगता है। जी हाँ, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था बताए हैं, है ना। संज्ञानात्मक विकास की कितने अवस्था बताए हैं, 4 अवस्था बताए हैं। तो ये चारों अवस्था में कह रहा है कि किसमें जो बच्चे हैं वस्तुओं को पहचानने लगेंगे और उसमें विभेद करने लगेंगे, तो वो कौन सी अवस्था है ये पूछा गया है। तो वो अवस्था है दोस्तों आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जी हाँ, उस अवस्था को क्या कहते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे ने 4 अवस्था बताया है, याद रखिएगा, इंद्रिय जनित, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक। ये 4 अवस्था है आपका पियाजे का, याद रखना है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका 89 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है, तो बताइए कौन सा कथन यहाँ पर सत्य होगा। 89 का आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी कि स्त्रियों का जो हस्तलेख होता है वो पुरुषों की अपेक्षा थोड़ा सा अच्छा होता है। जी हाँ, ऐसा माना गया है कि सामान्यतः यह माना जाता है कि स्त्रियों की जो स्मृति कौशल
अपेक्षाकृत अधिक होती है, जबकि पुरुषों में गत्यात्मकता योग्यता अधिक होती है। किंतु यह प्रत्येक स्थिति के लिए सत्य नहीं है। और ये भी देखा गया है कि सामान्यतः स्त्रियों का जो हस्तलेखन यानी कि लिखने की जो क्षमता है वो पुरुषों की अपेक्षा क्या होता है, सुंदर होता है। लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष को जैविक बनावट नहीं बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियां और तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं हैं आपका। ठीक है, तो जिसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा क्या होता है, तो अच्छा होता है, यानी कि आंसर नंबर ए यहाँ पर कथन सत्य है। अगला प्रश्न है कि आकलन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। जी हाँ, आकलन करने के समय है ना शिक्षक को काफ़ी सावधानी बरतना चाहिए। और इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए, बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 90 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर ए, यानी कि शिक्षार्थियों को फीडबैक उपलब्ध करना चाहिए, है ना, उपलब्ध कराना, ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सके, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। देखिए आकलन जो होता है ना, ये जो आकलन है, आकलन के बारे में भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो आकलन जो है ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है, और जिसका शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध होता है। आकलन की नियमितता, अधिगम अंतरालों का निदान, सुधारात्मक उपायों का स्वयं मूल्यांकन के लिए अध्यापकों और छात्रों के साक्ष्य का फीडबैक आवश्यक होता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं 92 नंबर। प्रश्न है कि शिक्षार्थी की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। तो शिक्षार्थी के उपलब्धि का हमको क्या करना है, मूल्यांकन करना है, तो सबसे बेहतर तरीका क्या होगा, बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 91 का हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर। सभी लोग अपना अपना नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिए। 91 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, यानी कि तुलनात्मक मूल्यांकन। जी हाँ, उसमें कौन सा मूल्यांकन करना है हमको, तो तुलनात्मक मूल्यांकन करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं आपका 92 नंबर। कह रहा है कि आप अपनी कक्षा में अधिगम को सरल बनाने के लिए दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं। सही बात है, आप एक टीचर हैं और अधिगम को यानी कि सिखाने के लिए क्या कर रहे हैं, तो सरल बनाने के लिए इसको दृश्य सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में कक्षा के किन छात्रों को सबसे कम लाभ होगा, है ना, सबसे कम लाभ किसे होगा, तो 92 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि जो पढ़ने में उच्च स्तर के हैं उनको सबसे कम यहाँ पर लाभ होगा। देखिए दृश्य सामग्री से उन साधनों को सम्मिलित करते हैं जिनमें केवल देखने वाली इंद्रियों का प्रयोग होता है ना। दृश्य मतलब सिर्फ देखना, है ना। इसके अंतर्गत आ जाएगा आपको पुस्तक होगा, चित्र होगा, मानचित्र होगा, ग्राफ होगा, चार्ट होगा, पोस्टर होगा, श्यामपट होगा, बुलेटिन कार्ड होगा, संग्रहालय होगा, स्लाइड होगा। ये सब किसके अंतर्गत आएगा, तो दृश्य सामग्री के अंतर्गत आएगा। देखिए कक्षा में दृश्य सामग्री के से पढ़ने के सामान्य स्तर एवं निम्न स्तर के छात्रों को सबसे अधिक यहाँ पर लाभ होता है, और जो पढ़ने के जो सबसे उच्च स्तर के जो बच्चे हैं उसको इसमें कम लाभ होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 93 नंबर। कह रहा है कि शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है, बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का मुख्य कार्य पूछा गया है। 93 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, यानी कि बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। जी हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है शिक्षकों का। ठीक है, बालक को सीखने के लिए क्या करना है, हमें अभिप्रेरित करना है। ठीक है, यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य है विद्यार्थियों के व्यवहार को उचित दिशा में प्रभावित करना है। ठीक है, उचित दिशा में प्रभावित करना है, और इसके लिए आवश्यक है कि अध्यापक को इस योग्य होना चाहिए कि वह विद्यार्थी के सीखने के लिए प्रभावशाली साधनों का निर्माण कर सके। अगला प्रश्न है आपका 94 नंबर। प्रश्न है कि किसी बालक में तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता के विकास के लिए क्या आवश्यक तत्व है। दोस्तों, किसी बालक में तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता के विकास के लिए क्या आवश्यक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो आवश्यक है वो भाषा संप्रेषण में निपुणता होनी चाहिए। जी हाँ, क्या होना चाहिए, भाषा संप्रेषण में निपुणता, यानी कि सोचना जो होता है ना, एक उच्च प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है जो ज्ञान को संगठित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बालकों को सोचने की प्रक्रिया का विकास कई आधारों पर होता है, जिसमें वे तर्क के आधार पर सोच का विकास किसी बालक में भाषा संप्रेषण के आधार पर होता है। यह सबसे उच्च प्रकार की सोच मानी जाती है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 95 नंबर। प्रश्न है कि किसी बालक का व्यक्तित्व वंशानुक्रम तथा वातावरण का क्या होता है। जी हाँ, किसी बालक का व्यक्तित्व वंशानुक्रम तथा वातावरण का
क्या होता है, तो 95 का हो जाएगा आपका गुणात्मक प्रतिरूप होता है। ठीक है, याद रखिएगा गुणात्मक प्रतिरूप होता है। आंसर नंबर हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है आपका 96 नंबर कि लिखने, चलने, टहलने, बोलने की अक्षमता किसमें होती है। जी हाँ, लिखने की भी अक्षमता होगी, चलने भी कह रहा है, टहलने भी कह रहा है, और बोलने की अक्षमता को क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं दोस्तों अप्रेक्सिया। जी हाँ, इसको क्या कहते हैं, अप्रेक्सिया कहते हैं। ठीक है, अप्रेक्सिया ऐसा शारीरिक विकार है दोस्तों जिसके कारण व्यक्ति के मांसपेशियों के संचालन से संबंध सूक्ष्म गतिक कौशल जैसे कि लिखना, चलना, टहलना, बोलने में निपुणता नहीं हो पाता है। और ये जो मतलब अप्रेक्सिया जो है यह मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति के कारण होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 97 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है। जी हाँ, सृजनात्मकता के विकास में कौन सा सहायक नहीं है। ऑप्शन है खेल, भाषण, हास्य क्रियाएं और निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो 97 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर भाषण। जी हाँ, सृजनात्मकता में जो भाषण है ये सहायक ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, यानी कि सृजनात्मकता व्यक्ति की यह योग्यता होती है जिसके कारण वह किसी नए विचार या नई वस्तु का निर्माण करता है ना, तो उसको कहते हैं सृजनात्मक व्यक्ति, या किसी नई वस्तु की खोज भी करता हो। ठीक है, बच्चों में सृजनात्मकता के विकास में खेल है, उत्तर देने की स्वतंत्रता है, हास्य क्रियाएं हैं, निर्माण संबंधी क्रियाएं हैं, ये सब चीज़ जो होता है वो सहायक होता है, मतलब सहायता पहुंचाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, यहाँ पर नहीं पूछ रहा था। अगला सवाल है आपका 98 नंबर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम के आकलन की विशेषता नहीं है। बताइए अधिगम के आकलन की विशेषता कौन सी यहाँ पर नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों। सभी ऑप्शन को पढ़िए और उसका जवाब दीजिए। इसका जो आंसर हो जाएगा कि इसमें सूचना शिक्षार्थियों के द्वारा स्वयं एकत्र की जाती है, ये आकलन की विशेषता के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, अधिगम के आकलन की विशेषता नहीं है तो इसकी सूचना शिक्षार्थियों के द्वारा स्वयं एकत्र की जाती है, ये आपका गलत है, यानी कि 98 का हो जाएगा आंसर नंबर आपका डी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 99 नंबर। कह रहा है कि शिक्षण को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक शिक्षक को अधिक से अधिक प्रश्न पूछने चाहिए, क्यों। जी हाँ, शिक्षण को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक शिक्षक को अधिक से अधिक प्रश्न पूछने चाहिए, आखिर ऐसा क्यों करना चाहिए और इससे क्या होगा, तो 99 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर सी, यानी कि शिक्षार्थियों को अभिव्यक्ति का अवसर इससे मिलता है ना, बार बार उससे प्रश्न पूछने से अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा सी नंबर आपका। अगला प्रश्न है आपका 100 नंबर। कह रहा है कि आप अपनी कक्षा के किसी शिक्षार्थी को पढ़ाने हेतु उसे प्रेरित करने का कौन सा तरीका उपयुक्त मानते हैं। जी हाँ, आप अपनी कक्षा के किसी शिक्षार्थी को पढ़ाने के लिए उसे प्रेरित करने के लिए कौन सा तरीका आप सबसे अधिक मतलब अच्छा मानते हैं, उपयुक्त मानते हैं, तो 100 का क्या हो जाएगा दोस्तों। कह रहा है कि शिक्षार्थी के प्रेरकों का मार्गंतरीकरण करना ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, शिक्षार्थी के प्रेरकों के मार्गंतरीकरण करना, यानी कि अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक ऊर्जाएं अथवा आवश्यकताएं उसके पर्यावरण में उपस्थित विभिन्न आदर्शोन्मुख लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती है और कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाने हेतु उसे प्रेरित करने के लिए प्रेरणा की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 101 नंबर। कह रहा है कि एक अध्यापक का मुख्य उत्तरदायित्व क्या है। जी हाँ, एक अध्यापक का मुख्य उत्तरदायित्व क्या है, यहाँ पर जवाब दीजिए इसका सभी लोग। देखिए, तो एक अध्यापक का जो मुख्य उत्तरदायित्व है वो हो जाएगा कि विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार अधिगम के अवसर प्रदान करना, यानी कि डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न है आपका 102 नंबर। कह रहा है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। जी हाँ, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, और यह कथन किसका है दोस्तों, ये बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वुडवर्थ का है या रॉस का है या जिसबर्ट का है या फिर एनॉस्ट्री का है, तो ये जो कथन है ये हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि रॉस का है। ठीक है, ये कथन किसका है, तो रॉस महोदय का है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न आपका 103 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि वह अवस्था कौन सी है जब बच्चा
तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में सोचना प्रारंभ करता है। वो अवस्था कौन सी है जिसमें बच्चा जो कह रहा है कि तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय के बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है। तो वस्तु के बारे में सोचना और घटना के बारे में सोचना प्रारंभ करता है। ऑप्शन है संवेदी प्रेरक, औपचारिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक या मूर्त संक्रियात्मक। क्या होगा दोस्तों? 103 का हो जाएगा आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जी हाँ, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो आपको वस्तुओं और घटनाओं के विषय में सोचना आरंभ कर देते हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा डी नंबर। आपको कमेंट करके बताना है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का उम्र क्या होता है। मैंने कई बार आप लोग को इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। और ये जो अवस्थाएँ हैं ये पियाजे महोदय के द्वारा दिया हुआ है। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएँ हैं, 4 अवस्था है आपका, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है आपका 104 नंबर, कह रहा है किसी बालक के आकलन में संज्ञान का क्या महत्व है। जी हाँ, किसी बालक के आकलन में संज्ञान का क्या महत्व है। ऑप्शन है कि बच्चों के पूर्व ज्ञान की जांच करने में, या फिर बच्चों की आंतरिक उथल पुथल ज्ञात करने में, या बच्चों की भय की दशा उपस्थित करने में, या बच्चों के क्रोध की भावना जागृत करने में। तो किसी बालक के आकलन में संज्ञान का जो महत्व है वो हो जाएगा आपका 104 का बच्चों के पूर्व ज्ञान की जांच करने में, ठीक है, आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर आपका ए नंबर। अब चलिए आपका यानी कि संज्ञान का अर्थ होता है यानी कि समझ या ज्ञान होता है। संज्ञान का अर्थ क्या होता है? समझ या ज्ञान। यानी कि संज्ञान में मुख्यतः ज्ञान, समग्रता, अनुप्रयोग, विश्लेषण तथा मूल्यांकन पक्ष सम्मिलित होते हैं। और बालक के आकलन में संज्ञान जो है वो बच्चों के पूर्व ज्ञान की क्षमता, पूर्व ज्ञान की जांच करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 105 नंबर। प्रश्न है कि जब कोई बालक अपने काल्पनिक विचारों तथा इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है तो इस प्रकार का चिंतन क्या कहलाता है दोस्तों, है ना। कोई बालक है अपने काल्पनिक विचारों और इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है तो इस प्रकार के चिंतन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं आपको स्वली चिंतन, है ना। इसको क्या कहते हैं? स्वली चिंतन इसको कहा जाता है, ठीक है। चिंतन देखिए एक ऐसी प्रक्रिया है ना जिसमें बाह्य घटनाओं का आंतरिक या मानसिक चित्रण किया जाता है। जब कोई बालक अपने काल्पनिक विचारों तथा इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है उसे स्वली चिंतन कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चिंतन सभी प्रकार के एक संज्ञानात्मक व्यवहार क्रिया है और चिंतन किसी उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर करता है, यानी कि आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं हम आपका 106 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि मौलिकता का गुण निम्न में से किन बालकों में पाया जाता है। बताइए मौलिकता का गुण किस बालक में पाया जाएगा दोस्तों? तो 106 का आंसर क्या होगा? यानी कि वे बालक जिनमें सृजनशीलता का गुण रखते हो, है ना। वैसे बालक जो सृजनशीलता का गुण रखते हो उस बालक में मौलिकता का गुण पाया जाता है, यानी कि आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। बालक में मौलिकता के गुण के विकास में उसके सृजनशीलता के गुण का होना आवश्यक होता है। बालक की आर्थिक स्थिति का महत्वपूर्ण स्थान नहीं होता इसमें, है ना, लेकिन बालक के विकास की प्रक्रिया को बालक की आर्थिक स्थिति प्रभावित करती है। ये तो बात सही है। अगला प्रश्न है आपका 107 नंबर, कह रहा है कि जब शिक्षार्थियों की संख्या अधिक हो तो किस प्रकार के प्रश्नों द्वारा उनका मूल्यांकन किया जा सकता है। जी हाँ, विद्यार्थियों की संख्या क्या है? अधिक है। शिक्षार्थी की संख्या क्या है? अधिक है। तो किस प्रकार के प्रश्नों द्वारा उनका मूल्यांकन किया जा सकता है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? वस्तुनिष्ठ प्रश्न, है ना। उसको हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि जो आप लोग को जो एग्जाम में पूछेगा उस प्रकार के प्रश्न पूछ करके मूल्यांकन कर सकते हैं, यानी कि 107 का हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 108 नंबर, कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास को किसने जाननिक ज्ञान मीमांसा के रूप में स्वीकार किया है दोस्तों। देखिए जाननिक ज्ञान मीमांसा के रूप में संज्ञानात्मक विकास को किसने स्वीकार किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? स्किनर ने, जीन पियाजे ने, कोहलर ने या फिर हॉलैंड ने। देखिए तो स्विट्जरलैंड के निवासी मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को जननिक ज्ञान मीमांसा के रूप में स्वीकार किया है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जीन पियाजे, ठीक है। आंसर नंबर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा। यानी संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य है कि बच्चों के सीखने और संपूर्ण एकत्रित करने में के तरीके से होता है। पियाजे ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत यह बताया
कि बच्चों में बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों 109 नंबर, कह रहा है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, है ना, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के दिशा निर्देश दिए हैं। ठीक है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के दिशा निर्देश दिए हुए हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा इसका उद्देश्य नहीं है, ये आपको पूछा गया है। ठीक है, तो सीबीएसई के द्वारा कौन सा उद्देश्य जारी नहीं किया गया है, तो 109 का प्रश्न आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा, यानी कि विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना। ठीक है, ये आंसर नंबर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 110 नंबर। 110 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सत्य नहीं है ना, कौन सा वाक्य यहाँ पर सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो 110 का आंसर होगा दोस्तों, सभी ऑप्शन को पढ़िए उसके बाद जवाब दीजिए। तो कौन सा वाक्य सत्य नहीं है, तो कह रहा है कि अनुशासन किसी भी प्रकार की प्रेरणा का नकारात्मक स्वरूप है, ये सत्य नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका 111 नंबर। प्रश्न है कि बच्चों के वैयक्तिक विकास हेतु शिक्षा से संबंधित किस तथ्य पर एक शिक्षक को ध्यान नहीं देना चाहिए, है ना। बच्चों के वैयक्तिक विकास हेतु शिक्षा से संबंधित किस तथ्य पर एक शिक्षक को ध्यान नहीं देना चाहिए, तो वो कौन सा तथ्य है। आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि बच्चों के व्यक्तित्व को मान्यता न देना, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यानी कि बच्चों के वैयक्तिक विकास के लिए एक शिक्षक को बच्चों में संरचनात्मक कुशलता का विकास, नैतिक मूल्यों का भाव को जागृत करना चाहिए, जबकि पर्याप्त स्नेह प्रदान नहीं करना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर आपका डी नंबर आपका। अगला सवाल है दोस्तों आपका 112 नंबर, कह रहा है कि एक बालक कक्षा में दी गई अनुक्रियाओं को तेजी से सीख जाता है। जी हाँ, एक जो बालक है वो कक्षा में दी गई अनुक्रियाओं को तेजी से सीख जाता है, इसका कारण क्या हो सकता है। तो इसका कारण क्या होगा, कारण ये होगा कि बालक की तेज बुद्धि है, इसके वजह से वो जल्दी सीख लेता है ना। यानी कि बुद्धि जो है वो अमूर्त चिंतन की योग्यता, अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता और अनेक वातावरण से सामंजस्य करने की योग्यता, सीखने की योग्यता, समस्या समाधान करने की योग्यता तथा संबंधों को समझने की योग्यता है। जिस बालक की बुद्धि तेज होती है वह कक्षा में दी गई अनुक्रियाओं को तेजी से सीख जाता है, क्योंकि सीखने की योग्यता बुद्धि की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, प्रश्न नंबर आपका 113 नंबर, कह रहा है कि वैयक्तिक भिन्नताओं के विकास हेतु पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में बालकों का शिक्षण किस प्रकार किया जाना चाहिए। जी हाँ, पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में कह रहा है कि बालकों का शिक्षण किस प्रकार किया जाना चाहिए, है ना, वैयक्तिक भिन्नताओं के विकास के लिए। तो 113 का आंसर क्या होगा बताइए। 113 का आंसर हो जाएगा, यानी कि खेल विधि के माध्यम से बालकों को गणित तथा भाषा का ज्ञान देना चाहिए, ये भी आपका सही है। ठीक है, उन्हें अक्षर ज्ञान तथा गणना की जानकारी प्रारंभ से ही मौखिक रूप से दी जानी चाहिए। लिखने तथा सीखने से पूर्व बच्चों को चित्र बनवाए जाने चाहिए, ये भी सही है। यानी कि आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, याद रखिएगा। ठीक है, अगला चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 13 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए, जी हाँ, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को क्या करना चाहिए। जी हाँ, अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए आप क्या करिएगा, एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो 114 का हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी कि समझना चाहिए, है ना, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधताओं को समझना चाहिए, है ना, अनदेखा नहीं करना चाहिए, अपेक्षित नहीं करना चाहिए और टालना भी नहीं चाहिए, है ना, समझना चाहिए। आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 115 नंबर, कह रहा है बच्चों का विद्यालय में असफल होना। जी हाँ, बच्चों का विद्यालय में असफल होना क्या माना जाता है बताइए। अगर कोई बच्चा विद्यालय में असफल हो जाता है तो आप क्या करिएगा। 15 का आंसर क्या होगा, देखिए सभी ऑप्शन को पढ़िएगा तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा, आंसर नंबर डी, यानी कि बच्चों का विद्यालय में असफल होना निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में असमर्थ नहीं है। यानी कि बच्चे में गलती नहीं है, विद्यालय में गलती है ना, बच्चे को उस अनुसार से, रुचि के अनुसार नहीं पढ़ाया गया है ना। और तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर 116 नंबर।
प्रश्न कह रहा है कि समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से क्या होता है। जी हाँ, समूह में पढ़ाने से और एक दूसरे को सहायता करने से क्या होता है दोस्तों। तो 116 का हो जाएगा आपका, यानी कि बच्चे जो हैं स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आपेक्ष कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं ना। अगर समूह में पढ़ाइएगा और एक दूसरे को सहायता करिएगा तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी नंबर। ठीक है, चलिए 16 का हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि बच्चे द्वारा समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर सापेक्ष कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका 117 नंबर। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इसका PDF लेने के लिए हमें कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा 7857824310। आप इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, आपको वहाँ पर PDF प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय क्या है। जी हाँ, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय की क्या भूमिका होती है दोस्तों। तो महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना। मानव क्या है, तो मानव एक सामाजिक प्राणी है और बच्चों के समाजीकरण में सबसे पहले तो परिवार होता है, उसके बाद विद्यालय है ना, समुदाय, समाज की विशेष भूमिका यहाँ पर होती है। परिवार जो है वो समाजीकरण का प्राथमिक कारक माना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि किसी बच्चे में समाजीकरण की नींव जो है वो परिवार में ही ढलती है, जबकि विद्यालय जो है ये समाजीकरण का द्वितीयक और अति महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। तो विद्यालय जो हमारा है ये द्वितीयक कारक है। आपका आंसर हो जाएगा क्या, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, है ना। अगर प्राथमिक कारक पूछता तो क्या हो जाता आपका, प्राथमिक कारक हमारा परिवार हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 118 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। जी हाँ, किस मनोवैज्ञानिक ने यह प्रस्तावित किया है कि बच्चों का जो चिंतन है वो गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा क्या होती है, तो अलग होती है। तो वो वैज्ञानिक का नाम है दोस्तों जीन पियाजे। जी हाँ, वो कौन से वैज्ञानिक है, जीन पियाजे ने ही, स्विट्जरलैंड के हैं जीन पियाजे और एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था तथा यह प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा क्या होती है, तो अलग होती है। आपका आंसर नंबर हो जाएगा, आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका 119 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। जी हाँ, यहाँ पर सही पूछा गया है, विकास के विषय में पूछा गया है दोस्तों, विकास के विषय में, है ना। विकास क्या होता है, तो विकास निरंतर और सतत चलने वाली प्रक्रिया है ना। विकास जो है वो सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो प्रसव पूर्व अवस्था से प्रारंभ होकर के मृत्यु पर्यंत वो चलती रहती है। विकास की प्रक्रिया में बच्चे का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भाषाई, सामाजिक विकास सभी चीज़ इसमें सम्मिलित होता है। साथ ही बच्चे के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं भी इसमें सम्मिलित होती है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, यानी कि बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं इसमें सम्मिलित होती है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 120 नंबर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। मध्य बाल्यावस्था की अवधि पूछ रहा है दोस्तों, तो मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा होगा, तो 120 का क्या हो जाएगा, 120 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, यानी कि तर्क संगत विचारों का विकास जो प्राकृतिक रूप से मूर्त है, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। यानी कि सामान्यतः जो बालक की 3 से 12 वर्ष की अवस्था बाल्यावस्था कहलाती है ना। कई बार आपको देखने को मिलेगा। और सामान्यतः बालक को मुख्यतः 3 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था यानी कि 3 से 6, मध्य बाल्यावस्था 6 से 9 और उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12। ठीक है, मध्य बाल्यावस्था की अवधि की विशेषता जो होती है वो मानसिक रूप से वृद्धि, प्राकृतिक रूप से मूर्त और तर्क संगत विचारों का विकास, सामाजिक गुणों का विकास और जिज्ञासा की प्रबलता इसमें ज़्यादा होती है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है आपका 121 नंबर, कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होते हैं। जी हाँ, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे क्या होते हैं। देखिए अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, देखिए प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे का ये आपका संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं का वर्णन किया गया है ना। और जीन पियाजे ने इसका जो आंसर हो जाएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, तो 121 का हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, यानी कि परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ होता है। ठीक है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में।
चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 122 नंबर। प्रश्न कह रहा है लॉरेंस कोहलबर्ग। चलिए अब कोहलबर्ग आ गए हैं। कह रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में, जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। जी हाँ, ये कौन सी अवस्था चला आपको पूछा गया है दोस्तों, है ना, किस अवस्था में। ठीक है, तो 122 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास में। ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति जो है दोस्तों वो सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास की अवस्था में यह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी नंबर। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपका 123 नंबर की बाल्यावस्था की अवधि में विकास किस प्रकार से होता है। जी हाँ, तो बाल्या विकास की अवधि में विकास के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। जी हाँ, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि सामान्यतः 3 से लेकर के 12 वर्ष की अवस्था मानी जाती है बाल्यावस्था। और विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था जो होता है ना, एक जटिल अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था में बच्चों में विकास जो है वो बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। मनोवैज्ञानिक ने इस अवस्था को जीवन का अनोखा काल की संज्ञा दिया है। अगला प्रश्न है आपका 124 नंबर। प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपन का वस्तुनिष्ठ बाह्य निर्धारक है। दोस्तों उद्दीपन का वस्तुनिष्ठ बाह्य निर्धारक यहाँ पर कौन सा है, तो 124 का हो जाएगा आपका उद्दीपन की अवधि। जी हाँ, उद्दीपन की अवधि, यानी कि उद्दीपन की अवधि जो है उद्दीपन का वस्तुनिष्ठ और बाह्य निर्धारक माना जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने इंद्रियों द्वारा किए जाने वाले योग्य किसी भी परिवर्तन को उद्दीपन कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका 125 नंबर। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रदत्त अधिगम गौण सहायक नियम है। बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। थॉर्नडाइक के द्वारा पूछ रहा है कि प्रदत्त अधिगम गौण सहायक नियम यहाँ पर कौन सा है। जी हाँ, गौण या सहायक नियम पूछा गया है। ये किसका, तो थॉर्नडाइक महोदय का। जी हाँ, तो 125 का हो जाएगा दोस्तों आपका मानसिक वृत्ति का नियम। जी हाँ, मानसिक वृत्ति का नियम जो है ये आपको गौण नियम माना जाता है और ये दिया गया है आपको थॉर्नडाइक के द्वारा। ठीक है, मानसिक वृत्ति का नियम जो है ये थॉर्नडाइक द्वारा प्रदत्त अधिगम है और ये गौण और सहायक नियम है। थॉर्नडाइक ने सीखने की 3 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन किया है। सीखने की प्रक्रिया जो है पशु में हो या मनुष्य में एक समान होती है। सीखना क्रमयोत्तर होता रहता है। सीखने या अधिगम में चिंतन या विवेचन का कोई स्थान नहीं होता है। ये सभी चीज़ कहना है किसका, तो थॉर्नडाइक महोदय का। अगला प्रश्न है आपका 126 नंबर। कह रहा है कि उन ज्ञान अथवा कौशलों का कथन जिन्हें विद्यार्थी को अनुदेशन के बाद सीख जाना चाहिए क्या कहलाता है। उन ज्ञान अथवा कौशलों का कथन जिन्हें विद्यार्थी को अनुदेशन के बाद सीख जाना चाहिए क्या कहलाता है दोस्तों, तो 126 का हो जाएगा, उसको कहते हैं विषय वस्तु विश्लेषण। जी हाँ, उसे क्या कहते हैं, विषय वस्तु विश्लेषण। आंसर नंबर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, यानी कि उन ज्ञान अथवा कौशलों का कथन जिन्हें विद्यार्थी को अनुदेशन के बाद सीख जाना चाहिए विषय वस्तु विश्लेषण कहलाते हैं। विषय वस्तु विश्लेषण के अंतर्गत किसी विषय के संदर्भ में विस्तृत ज्ञान का अध्ययन किया जाता है और अनुदेशन का तात्पर्य होता है कि ज्ञान देना और ज्ञान देना। ठीक है, आज्ञा देना और ज्ञान देना। ज्ञान को हम एक सुझाव के रूप में ग्रहण करते हैं। ज्ञान के विस्तार को कौशल का विकास होता है, अतः दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, तो पर्याय माने जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका 127 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है। बताइए, कौन सा समायोजन का दोस्तों प्रत्यक्ष तरीका है। दमन है या फिर प्रतिगमन है या व्यवहार प्रत्याहार तथा आज्ञाकारिता है या फिर युक्तिकरण है। क्या हो जाएगा आपका समायोजन का यहाँ प्रत्यक्ष तरीका कौन सा है, तो 127 का हो जाएगा आपका प्रत्याहार तथा आज्ञाकारिता, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा सी नंबर। वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा और इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो जितने भी क्लास हुए हैं सबका पीडीएफ आपको मिल जाएगा 7857824310। आप इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, वहाँ पर आपको इसकी जानकारी दे दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम चलते हैं आपका 128 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि पूर्व ज्ञान के रूपांतरण, संगठन एवं
पुनर्संगठन के द्वारा ज्ञान की रचना की जाती है। जी हाँ, पूर्व ज्ञान का रूपांतरण, संगठन और पुनर्संगठन के द्वारा ज्ञान की रचना की जाती है। यह निम्न में से किसके दृष्टिकोण की सर्वोत्तम व्याख्या है दोस्तों? आंसर हो जाएगा आपका 128 का क्या होगा? सभी लोग अपना अपना नीचे कमेंट बॉक्स में यानी कि लाइव जो चैट चल रहा है ना, उसमें अपना कमेंट करते चलिएगा। तो 128 का आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। यानी कि ये जो कथन है दोस्तों, ये जो व्याख्या किया गया है वो आपको पियाजे के महोदय के द्वारा किया गया है, यानी कि आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। अगला सवाल है आपका 129 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि एरिक्सन, जी हाँ, एरिक्सन महोदय के अनुसार व्यक्तित्व विकास की 5वीं अवस्था कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए, एरिक्सन महोदय ने व्यक्तित्व विकास की 5 अवस्था को बताए हैं और 5वीं अवस्था यहाँ पर कौन सी है ये आपको पूछा गया है। 129 का हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर बी, यानी कि पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं आपका 130 नंबर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जुंग द्वारा, जी हाँ, जुंग द्वारा प्रदत्त अंतर्मुखी चिंतन आकार व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है? जी हाँ, जुंग के द्वारा प्रदत्त अंतर्मुखी चिंतन आकार व्यक्तित्व की विशेषता कौन सी नहीं है, ये पूछा गया है। तो 130 का आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, यानी कि आशावादी यहाँ पर विशेषता नहीं है। आंसर नंबर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर है 131 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है? जी हाँ, कौन से वे शिक्षण विधि है जो प्रगतिवादी सिद्धांत पर आधारित है? तो 131 का क्या होगा देर दोस्त? तो आंसर हो जाएगा समस्या समाधान। जी हाँ, समस्या समाधान जो विधि है ये प्रगतिवादी सिद्धांत पर आधारित होता है। याद रखिएगा, प्रगतिवादी सिद्धांत पर आधारित शिक्षा समस्या समाधान आपका विधि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 132 नंबर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संप्रत्यय बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है? जी हाँ, बंडूरा महोदय आ गए, तो बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित कौन सा यहाँ पर संप्रत्यय नहीं है? तो 132 का क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिए। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि अनुकूलन जो है ये अनुकूलन संप्रत्यय जो है ये बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है, यानी कि आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा। मॉडलिंग है, अनुकरण है, अवलोकनात्मक अधिगम भी है यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपको 133 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बताइए समस्या समाधान में यहाँ पर कौन सा बाधक नहीं है, ये पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा सूझ, है ना। चिंता भी बाधक माना जाता है, भगनाशा भी बाधक माना जाता है, नकारात्मक मानसिक वृत्ति भी बाधा माना जाता है, लेकिन जो सूझ है ना, सूझ को बाधक नहीं माना जाता है समस्या समाधान में, है ना। सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत पढ़े होंगे आप लोग, है ना। सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, है ना, ये जो समस्या समाधान में बाधक नहीं माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों 134 नंबर। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक संवेग है? बताइए कौन सा एक संवेग है? तो संवेग के बारे में बहुत बार आप लोग को बताए हैं, कौन सा संवेग है? तो संवेग मतलब कि आमोद, आमोद जो है ना, एक प्रकार का संवेग है। आमोद जो है एक क्या है? तो संवेग के अंतर्गत आता है। मनुष्य अपने दैनिक जीवन में सुख दुख भय क्रोध ईर्ष्या प्रेम आमोद घृणा आदि सभी क्या है अनुभव करते रहता है। और ये जितने भी मैंने अभी नाम लिया, सुख दुख भय क्रोध ईर्ष्या प्रेम आमोद घृणा, ये सभी क्या है? तो ये सभी संवेग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ठीक है। और वह ऐसा व्यवहार किसी उत्तेजनावश करता है आपका, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 135 नंबर। 135 नंबर है। कह रहा है कि FIACS, जी हाँ, FIACS के मूल रूप से कौन सा संबंधित है? जी हाँ, तो इससे कौन संबंधित है, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो FIACS से कौन संबंधित है? हर्बर्ट है, मॉरिसन है, फ्लैंडर है या फिर लिपिट है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? FIACS तो कौन इससे संबंधित है दोस्तों? आंसर हो जाएगा 135 का आंसर नंबर सी हो जाएगा, यानी कि फ्लैंडर। जी हाँ, इनसे संबंधित है वो है फ्लैंडर। फ्लैंडर ने इस प्रणाली के सभी घटनाओं को कक्षा में होती है जिन्हें 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, शिक्षण चर्चा, छात्र चर्चा और चुप्पी अथवा भ्रम में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 136। कह रहा है निम्न कथनों में से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? बताइए प्रश्न कौशल के लिए कौन सा यहाँ पर कथन कौन सा यहाँ पर सही नहीं है दोस्तों? तो 136 का क्या होगा आपका आंसर?
प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना ये तो नहीं होगा, है ना, आपका ये तो है ना। सुनने में संवेदनशील विकसित करना ये भी नहीं होगा। हाँ अथवा न उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना, जी हाँ आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, यानी कि प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है। तो हाँ अथवा न उत्तर देने वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना ये आपका नहीं है, ठीक है। तो आंसर नंबर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका 137। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक है, बताइए व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक यहाँ पर कौन सी है। तो 137 का क्या होगा, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक कौन सी है। 137 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि डी में क्या दिया गया है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, है ना, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, यानी कि कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक नहीं है, तो आपका हो जाएगा प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। अगला प्रश्न है आपका 138 में यहाँ पर आपको बताना है कौन सा यहाँ पर कथन सही है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं, जी हाँ कौन सा वो कारक है जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। विद्यार्थी की अभिरुचि, विद्यार्थी का सांवेगिक स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, या फिर विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ, कौन सा जो है वो अधिगम को यहाँ पर प्रभावित करता है दोस्तों। तो 138 का क्या होगा बताइए। 138 का हो जाएगा यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 सभी आपको अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जी हाँ ये सभी कारक हो जाएंगे जो अधिगम को प्रभावित करते हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका 139, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है। जी हाँ ये भी क्वेश्चन आपको कई बार आपको हम करवा चुके हैं कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल होता है, बताइए। तो देखिए सतत एवं समग्र मूल्यांकन, है ना, इसका अर्थ होता है कि छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली है जिसमें छात्रों के विकास के सभी पक्ष इसमें सम्मिलित होते हैं, और इसके अंतर्गत विविध प्रकार के रणनीतियों का प्रयोग करते हुए संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग किया जाता है, और यह जो है पाठ्य संबंधी योजना परीक्षा को समग्र अधिगम की ओर स्थापित करने का प्रयास करता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 139 का ए नंबर, यानी कि विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक और संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 140 नंबर का रहा है कि मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यहाँ पर सही है। जी हाँ मानव विकास के संदर्भ में पूछ रहा है, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन सा यहाँ पर कथन सही है। तो 140 का क्या होगा दोस्तों, बताइए सभी लोग। 140 का आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर आपका ए नंबर, यानी कि आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। ये आपका बिल्कुल ही सही है, आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है आपका 141। 141 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लिए शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं प्रामाणिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए। जी हाँ तो क्या शिक्षक को एक पहल करना चाहिए दोस्तों, तो विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरण को करना चाहिए, जिससे बच्चा हो ये जो रूढ़िवादी आशंका हो रहा है उसके अंदर वो धीरे धीरे क्या हो तो समाप्त हो, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 142 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि एक समावेशी कक्षा, जी हाँ एक समावेशी कक्षा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शिक्षक को क्या क्या करना चाहिए एक समावेशी कक्षा में। तो कई बार आप लोग को बता चुके हैं कि यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। एक समावेशी कक्षा में आपका, है ना, नाम ही है समावेशी, यानी कि सभी को एक समान रूप से देखना। अगला सवाल है आपका 143 नंबर। 143 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है दोस्तों। प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण कौन सा है बताइए। 143 का क्या हो जाएगा देखिए 143 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि साधन साध्य विश्लेषण समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना,
ठीक है, आंसर नंबर हो जाएगा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है, आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है आपका 144 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि एक शिक्षक, जी हाँ, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है और संबोधित कर सकता है। जी हाँ, एक शिक्षक जो है एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है या फिर संबोधित कर सकता है। तो 144 का क्या होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए हो जाएगा, यानी कि प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 145 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि एक शिक्षिका जो है अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए कि एक शिक्षिका जो है अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थी को किस प्रकार से प्रोत्साहित करेगी, है ना। आप किस प्रकार से बच्चे को प्रोत्साहित करते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी कि अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व दे करके, यानी कि सृजनात्मक बालक की पहचान जो है उसके गुणों के आधार पर की जाती है। सृजनात्मक बालक में धारा प्रवाह, मौलिकता, आत्मानुशासन, दृढ़ निश्चय, उत्साह जैसे अनेक गुण पाए जाते हैं और एक शिक्षक द्वारा सृजनात्मक बालकों की पहचान कर उसे बढ़ावा देना चाहिए। एक शिक्षक अथवा शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक परिप्रेक्ष्यों को संज्ञान में लेकर उनके मूल विचारों को महत्व देती है आपका। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी नंबर हो जाएगा 145 का। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सभी लोग एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों इसका PDF चाहिए तो 7857824310 आप इस पर कॉन्टैक्ट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। अगला सवाल है आपका 146 नंबर। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है वो कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। जी हाँ, सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है दोस्तों, कौन सा कारक है बताइए। तो 145 का आंसर क्या होगा, 145 तो हो गया, अच्छा 46 है ना, 146 का आंसर क्या होगा, 46 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, यानी कि विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। ठीक है, सार्थक अधिगम का ये पक्ष लेता है, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका है प्रश्न नंबर 47। प्रश्न है कि बच्चे जो है अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत, है ना, सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं और इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। जी हाँ, इस प्रकार के पृष्ठभूमि में क्या करना चाहिए एक शिक्षक को, तो ऑप्शन को पढ़िए और जवाब दीजिए दोस्तों। 47 का हो जाएगा आपका, यानी कि संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला सवाल है आपका 148 नंबर। कह रहा है कि शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं। जी हाँ, आप एक टीचर हैं और कक्षा में जो बच्चे पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहे हैं तो किस प्रकार का व्यवहार कीजिएगा, बताइए किस प्रकार का व्यवहार कीजिएगा। तो उनसे बात करके उनकी रुचि का कारण जानने की कोशिश करेंगे, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। जी हाँ, जो बच्चे अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि वो पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं, है ना, या फिर उनके अनुसार नहीं पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, या फिर उनके रुचि के अनुसार नहीं पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 149। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है। दोस्तों नहीं पूछा गया है, शिक्षण अधिगम के लिए प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है तो कौन सा नहीं है, आप ऑप्शन दीजिए। कह रहा है कि दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, ये प्रभावशाली शिक्षण के अंतर्गत नहीं आता है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए नंबर। ठीक है, ठीक है, 149 का आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके अंतर्गत नहीं आता है। और आज का है लास्ट प्रश्न। कह रहा है कि संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक क्या है। दोस्तों संरचनावादी उपागम क्या बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो 150 का हो जाएगा विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। जी हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
विद्यार्थी का जो पूर्व ज्ञान है वो बताता है आपको। ठीक है, चलिए आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। ठीक है, तो ये रहा आज का टेस्ट दोस्तों, इसका आंसर दिया गया है, आप लोग इसका टेस्ट दीजिएगा, है ना। एक OMR शीट आप लोग मार्केट में ख़रीद लीजिएगा और इसको आप वीडियो देख लिए हैं, इसका PDF आप ले लीजिएगा और उसके बाद इसका आप टेस्ट दीजिएगा और चेक कीजिएगा कि कहाँ पर आपने गलत किया है और कौन सा आपका सही हुआ है, कितना आप इसमें सही किए हैं। ठीक है, हमारा जो प्रधान शिक्षक का जो टेस्ट यहाँ पर चल रहा है ना, और इसमें अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं, है ना, लगभग 1500 से 2000 लोग जुड़ चुके हैं। और आपको इसमें जुड़ने के लिए क्या करना है, तो इसमें 351 का आपको सिर्फ एक बार पेमेंट करना होगा और उसके बाद जब तक आपकी एग्ज़ाम ना हो जाए, यानी कि अभी जो एग्ज़ाम है वो 28 जुलाई को होने वाली है ना, और 28 जुलाई के बाद अगर डेट बढ़ेगा तो आप लोग की क्लास भी डेट बढ़ेगा, है ना, आप लोग की क्लास भी आगे निरंतर चलते रहेगी, टेंशन नहीं लीजिए, एक बार ही उसी पैसा में आप लोग का आगे भी चलते रहेगा, अलग से कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, है ना। बस एक आप लोग से एक सहायता राशि लिया जा रहा है, कोई ऐसा फ़ी वगैरह नहीं लिया जा रहा है, मात्र 351 आप लोग से एक सहयोग राशि लिया जा रहा है। और जो लोग अभी भी नहीं लिए हैं इसमें तो ले लीजिए, आपको सभी PDF मिल जाएगा, पीछे वाला जितना क्लास हुआ है सब मिल जाएगा, नोट्स वगैरह आपको पूरा मिल जाएगा, डेली 9 बजे से आपको लाइव क्लास मिलेगी, है ना। तो आप इसको पेमेंट कैसे कीजिएगा दोस्तों, तो आप फ़ोन पे या गूगल पे या फिर पेटीएम या फिर व्हाट्सएप पे, अमेजन पे, किसी भी माध्यम से इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना होगा, है ना। और आपको हमें स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर हमको भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर भी हमारा यही है ग्रुप का, आप इस पर भेज दीजिएगा, वहाँ पर आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और सभी मटेरियल आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आप देखिए पेमेंट किसी भी नंबर से कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर क्या मैं दूसरे नंबर से पेमेंट कर सकता हूं या फिर, तो आप किसी भी नंबर से कर सकते हैं कि नहीं, और के द्वारा भी करवा सकते हैं। अगर आप नहीं यूज करते हैं तो साइबर कैफे से या अपने मित्र से, अपने परिवार से करवा करके आप अपने नंबर से, जो आपका व्हाट्सएप है, उससे आप हमें सिर्फ स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, वहाँ पर आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और सभी मटेरियल आपको वहाँ पर दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, और ये हमारा YouTube चैनल है कैरियर परिवार, तो इसको आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि 9 बजे से आप लोग को लाइव क्लास मिल सके। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा सीटेट की भी हमारे यहाँ क्लास हो रही है, तो जो लोग अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो वो लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। सीटेट के लिए भी आपको नंबर दिया गया, यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग यहाँ पर टीचर हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज का जो टेस्ट हुआ, टेस्ट नंबर 68 आपका यहीं पर समाप्त होता है। आज हम लोग DLED से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखे, कल हम लोग देखेंगे सामान्य अध्ययन, रीजनिंग और मैथ का सवाल। ठीक है, तो कल जरूर क्लास आप देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल लेकर के आएंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको करना क्या है, क्योंकि टेलीग्राम पर भी हम क्वेश्चन डालते रहते हैं, वहाँ पर आपको रिवीजन होते रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले टेलीग्राम एप्लीकेशन आपके मोबाइल में होना चाहिए। टेलीग्राम एप्लीकेशन के लिए प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और नंबर वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद टेलीग्राम में जा कर के आप जो ये लिखा हुआ है कैरियर परिवार, आप सर्च कीजिएगा तो मेरा ग्रुप आ जाएगा। उसमें लगभग अभी 2500 लोग जुड़ चुके हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं क्वेश्चन डालते रहता हूँ। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय एंड टेक केयर। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत।